नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ महाकवि कालिदास की जो मेघदूत है और उस मेघदूत में जो 13वें नंबर का जो श्लोक है उसकी व्याख्या लेकर के। तो देखिए, श्लोक है मार्गम तावत् शृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः श्रोत्रसाम चोपभज्य। देखिए क्या कहते हैं कि मार्गम, अब आप जानते हैं कि मार्गम का क्या अर्थ है, मार्ग को, तावत तब तक, शृणु सुनो, कथयतः कथयतः कहते हुए, त्वत् त्वत् माने तुम्हारे, प्रयाण प्रयाण कहते हैं जाने के, अनुरूपम यानी तुम्हारे जाने के जो अनुरूप है उस मार्ग को सुनो। क्या कहते हैं, मार्गम तावत् शृणु, मार्गम मार्ग को तब तक सुनो, कथयतः कहते हुए, त्वत् प्रयाणानुरूपम तुम्हारे प्रयाण की जो अनुरूप है, तुम्हारे जाने की जो अनुरूप है, ऐसे उस मार्ग को सुनो। संदेशम में यानी में माने मेरे, संदेशम संदेश को, क्या कहा, संदेशम में अर्थात मेरे संदेश को, जलद हे बादल, श्रोष्यसि श्रोष्यसि माने सुनोगे, श्रोत्रपेयम अर्थात जो कानों के द्वारा सुनने योग्य है। तो इन दो पंक्तियों में जो कालिदास हैं वह यक्ष की बात को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आपको पता है यक्ष विरह व्याकुल है और यक्ष रामगिरी आश्रम पर रह रहा है और जो वर्षा काल में वह मेघ को देखता है तो उसके अंदर कौतूहल उत्पन्न हो जाता है संदेश भेजने के लिए, और वह संदेश कहाँ भेजना चाहता है, अपनी प्रिया यक्षिणी के पास। और जो प्रिया यक्षिणी है वह कहाँ पर रह रही है, वह रह रही है अलकापुरी में, जो कुबेर की नगरी है। तो देखिए क्या कहता है, मार्गम तावत यानी पहले तो मार्ग को सुनो, कथयतः कहते हुए, तत्प्रयाणानुरूपम तुम्हारे जाने के जो अनुरूप है ऐसे उस मार्ग को सुनो। संदेशम में अर्थात में माने मेरे संदेश को, तदनु उसके बाद, यानी पहले तो आपको क्या सुनना है, पहले तो आपको अलकापुरी जाने का जो मार्ग है वह सुनना है, और उसके बाद आप क्या करोगे कि जो मेरा संदेश है, तदनु दिया है यानी उसके बाद, मेरे संदेश को जलद हे बादल, श्रोष्यसि सुनोगे, श्रोत्रपेयम यानी सुनने योग्य, यानी कानों के सुनने योग्य, कानों को जो अच्छा लगने वाला है, ऐसा मेरा जो संदेश है उस संदेश को आप सुनोगे। क्या कहा देखिए कि हे जलद, मैं श्रोत्रपेयम संदेशम तदनु श्रोष्यसि उसके बाद सुनोगे। तो जो यक्ष है वह क्या कहता है कि हे मेघ, पहले तो आपके जाने के अनुरूप जो मार्ग है आप उस मार्ग को सुनिए, और उसके बाद जो आपके कानों को अच्छा लगने वाला है ऐसे मेरे उस अच्छे संदेश को सुनना। खिन्नः 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 थक थक कर, शिखरिषु शिखरों पर, पदम न्यस्य पैर रखते हुए, गंतासी जाओगे, यत्र जहाँ पर, यानी तुम जब जाओगे तो शिखरों के ऊपर पैर रखते हुए जाओगे, पर्वतों के ऊपर पैर रखते हुए जाओगे, तो क्षीणः क्षीणः परिलघुः यानी क्षीण होकर के अर्थात वर्षा कर करके अत्यंत जब हल्के हो जाओगे तब स्रोतसाम चोपवज्य कि जो स्रोत्रसाम, जो स्रोत्र होंगे, जो नदियां होंगी, उनके जल को ग्रहण करके जाना, उनके जल को भोग करके जाना। तो आपके समझ में आ गया होगा
कि यह जो श्लोक है इसमें जो यक्ष है वह मेघ से क्या कहता है कि हे मेघ, आप पहले उस मार्ग को सुनिए जिस मार्ग के द्वारा आपको अलकापुरी जाना है, और वह आपके प्रयाण के अनुरूप है, आपके मार्ग के अनुरूप है। आप जब जाओगे तो उसके अनुरूप है। और उसके बाद जो कानों के द्वारा सुनने योग्य है, ऐसे मेरे उस संदेश को सुनना। अब उसके बाद क्या कहता है कि जब आप प्रत्येक पर्वत के ऊपर होके जाओगे तो आप थक जाओगे, लघु हो जाओगे, तो आप जो नदियां पड़ेंगी उनके जल को ग्रहण कर करके जाना। देखिए, अगर हम अन्वय के अनुरूप देखते हैं तो देखिए इसका अन्वय होगा, हे जलद तावत कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं मार्गं शृणु तदनुश्रोत्र पेयं मे संदेशं श्रोष्यसि। यत्र खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं यस्य क्षीणः क्षीणः स्रोतसां परिलघु पयः उपभज्य च गन्तासि। तो देखिए अब इसका जो इस अन्वय के अनुसार जो अर्थ है वह यक्ष क्या कहता है। यक्ष कहता है, हे मेघ, पहले तुम कहते हुए मुझसे अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग सुनो, उसके बाद कानों के द्वारा सुनने योग्य मेरे संदेश को सुनोगे और थक थक कर पर्वतों पर पैर रखकर, अर्थात ठहर ठहर कर या विश्राम लेकर तथा दुर्बल या जल रहित होने पर नदियों के थोड़े से जल को पीकर जिस मार्ग पर जाओगे। तो इस प्रकार से क्या है, जो यक्ष है वह अपनी बात का प्रारंभ कर रहा है। अब देखिए, जब यक्ष अपनी बात का प्रारंभ करता है तो उसके बाद अब देखिए हम विशेष लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका जब संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ तो क्या हो जाएगा, आपका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ से अवतरित है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग में कि इस पद्य में कवि कालिदास यक्ष के माध्यम से मेघ से कहते हैं, या फिर आप सीधा ऐसे लिखेंगे कि इस पद्य में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ। फिर उसके बाद अब देखिए जो विशेष है तो आपको पता है, पहला जो विशेष है वो तो क्या है, आप लिखेंगे इस पद्य में क्या लिखना है विद्यार्थियों, मंदाक्रांता छंद है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए पद्य ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक ही बात है ये। इस पद्य में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। ये हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं हम इसमें व्याकरण टिप्पणी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब जो व्याकरण टिप्पणी होती हैं, विशेष है, विशेष के बाद लिखते हैं आप व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में क्रम से ही लिखूंगा। देखिए नंबर 1 पर जैसे छीण है, क्या है, छीण। अब ये जो छीण है, अब छीणा में क्या लिखते हैं आप लिखेंगे छी धातु प्लस तप प्रत्यय। ठीक है। दूसरा है देखिए खिन्नः, इसमें क्या है, ये खिद धातु होती है प्लस तप प्रत्यय। फिर देखिए एक है इसमें पेयम, तो आप लिखेंगे पा धातु है प्लस यत प्रत्यय। ठीक है। फिर देखिए आप लिखेंगे चोपभज्य, तो आप लिखेंगे च प्लस उपभुज्य, ये जकार है और यहां हो जाएगी आपकी गुण संधि। फिर देखिए ऐसे ही 5 हम लिख देते हैं यत्र, आप लिखेंगे यद शब्द और त्रल प्रत्यय है। अब देखिए ये है एक कथयतः, आप लिखेंगे कथ धातु है अड़ेच प्लस सत्री प्रत्यय है। संदेशम है, तो देखिए सम उपसर्ग है, दिस धातु है और घय प्रत्यय है इसमें। इसके बाद देखिए अनुरूपम है, इसका विग्रह होगा रूपस्य योग्यम। आपको पता है अव्ययी भाव समास है, कौन सा है, अव्ययी भाव समास। और देखिए श्रोष्यसी है, आप देखिए आप जानते हैं श्रु धातु है लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिर देखिए 10 है
श्रोणु है, इसमें भी यही है बिल्कुल। श्रु धातु, इसमें देखिए लोट लकार आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोट लकार। मध्यम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी होगी विद्यार्थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।